हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं बायो गाइड एसके। हम लोग क्लास 12 की 5वीं अध्याय वंशागति और विभिन्नता का सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे, जिसका मैंने भाग 8 तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग भाग 9 देखेंगे। भाग 9 में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाग 8 में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो हम लोगों ने भाग 8 में लास्ट देख रहे थे सेक्स लिंकेड डिजीज। सेक्स लिंकेड डिजीज हम लोग देख रहे थे, जिसके अंतर्गत आप लोगों को मैंने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दो बीमारी का अध्ययन करवाया था। पहला था हीमोफीलिया और दूसरा था कलर ब्लाइंडनेस। नहीं तो इस बीमारी का हम लोगों ने वंशागति भी देखे थे, नहीं कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। अब कुछ और देख लेते हैं सेक्स लिंकेड डिजीज में। नहीं, लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण के बारे में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। तो हम लोग कुछ और बीमारी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग अल्बिज्म, अल्बिनिज्म, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में रंजकहीनता, रंजकहीनता। देखिए यह बीमारी क्या होता है, रंजक, रंजक का मतलब होता है पिगमेंट। ये वर्णक के कारण होता है, पिगमेंट के कारण होता है। जिस पिगमेंट के कारण होता है उसका नाम है मिलेनिन। मिलेनिन, मिलेनिन वर्णक के कारण क्या होता है, एक वर्णक होता है। हम लोग के जितने भी स्तनधारियां होते हैं, मनुष्य होते हैं, सबके त्वचा में और आंख में एक वर्णक पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, मिलेनिन वर्णक। क्या नाम है, मिलेनिन वर्णक। यह वर्णक क्या होती है, लिंग संलग्न के कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवेश करती है। यह वर्णक के कारण, या तो कह सकते हैं लिंग संलग्न रोग है। और यह वर्णक के कारण क्या होता है, मनुष्य का बाल उजला हो जाता है, यानी बाल जो सफेद होता है। हम लोग बूढ़े होते हैं या तब होता है, हम लोग आपको कहते हैं बूढ़े में ही बाल क्यों सफेद होता है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत आप लोगों ने गांव के आसपास, घरों के आसपास देखा होगा, जिसका उम्र कम है उसका भी बाल क्या होता है, कभी कभी मतलब एकाक क्या होता है, उजला दिखाई पड़ता है। ऐसी बात नहीं है जो बूढ़ा है उसी में उजला दिखाई पड़ेगा। तो उजला बाल, उजला होने का जो मुख्य कारण है, उस कारण को याद रख लीजिए आप लोग। आज क्या है, मिलेनिन वर्णक। आपको पूछ सकता है मनुष्य का बाल, मनुष्य का जो बाल सफेद क्यों होता है, तो बाल सफेद क्यों होता है, तो किस वर्णक के कारण, मिलेनिन वर्णक के कारण। और दूसरी कारण क्या होता है, इसी वर्णक के कारण, इसी वर्णक के कारण क्या होता है, मनुष्य का आंख की जो पुतली होती है, नहीं प्यूपिल, काला वाला भाग, वो लाल दिखाई देने लगता है। क्लियर। इससे दो इफेक्टेड होते हैं। क्या होता है, सबसे पहले बाल सफेद होने लगते हैं, और दूसरी क्या होता है, हम लोग का प्यूपिल जो है, आंख का पुतली जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या होता है, लाल होने लगता है। क्या होने लगता है, लाल होने लगता है। क्लियर। तो इसी को रंजकहीनता कहते हैं, अल्बिनिज्म कहते हैं, रंजकहीनता यानी रंजक, पिगमेंट की कमी। क्लियर। तो रंजकहीनता बीमारी क्या है, तो ये क्या है, लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। इसमें क्या होता है, मनुष्य के शरीर में क्या होता है, मिलेनिन वर्णक, मिलेनिन रंजक या वर्णक की कमी होने लगती है, पिगमेंट की कमी होने लगती है, जिसके कारण मनुष्य का त्वचा जो होता है वो क्या होता है, सफेद होने लगता है। सॉरी, त्वचा नहीं, बाल, सॉरी, मनुष्य का जो बाल होता है वो क्या होता है, सफेद होने लगता है। और उसका प्यूपिल यानी पुतली, सॉरी पुतली जो होता है, वो पुतली क्या होता है, लाल होने लगता है। उसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, रंजकहीनता। क्या कहते हैं, रंजकहीनता। अगला हम लोग का बीमारी पढ़ना है सीकल सेल एनीमिया। अगला क्या पढ़ना है, सीकल सेल एनीमिया। अब ये सीकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसको हिंदी में दांत कोशिका भी कहते हैं, दांत कोशिका एनीमिया, दांत कोशिका एनीमिया, नहीं सीकल सेल एनीमिया। नहीं तो अब क्या होता है, ये शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। जितना भी हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं, क्या लिंग संलग्न रोग है, ये किसके कारण होता है, जब हम लोग के ब्लड में, यानी हम लोग के आरबीसी में, आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th में कि ब्लड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना, ऑक्सीजन को क्या करना, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। क्लियर। तो क्या होता है, जब हमारे आरबीसी में
क्या होता है, हमारे आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आरबीसी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो हम लोग का जो हीमोग्लोबिन है, हम लोग का क्या है, हीमोग्लोबिन है, वो क्या होता है, टूटने लगता है। क्या होता है, टूटने लगता है, और टूट करके हंसिया, जिससे हम लोग कचिया भी कहते नहीं, हंसिया यानी सीके आकार का, किस आकार का, सीके आकार का, सीके आकार का बनने लगता है, यानी कुछ इस टाइप का आरबीसी हम लोग का टूट करके बना लेता है। तो इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, सीकल सेल एनीमिया। सीकल सेल एनीमिया यानी क्या होता है, हम लोग के जब आरबीसी में, फिर से देख लीजिए क्या होता है, सीकल सेल एनीमिया क्या है, एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, बीमारी है, लक्षण है। उसमें क्या होता है, आरबीसी में किसकी कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होता है, आरबीसी टूटने लगता है। नहीं, आरबीसी जब टूटने लगता है तो ये टूट करके एक आकार बना लेता है, किसके जैसा, तो सीकेल के जैसा, सीकेल का हिंदी हंसिया, कचिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके जैसा आकार बना लेता है। और ये क्या होता है, उसका हीमोग्लोबिन 4 पार्ट में टूटता है। क्या रखिएगा, हीमोग्लोबिन 4 पार्ट में टूटता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। क्लियर। तो ये हीमोग्लोबिन जब टूट जाता है तो आदमी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर। सिकल सेल एनीमिया समझ में आया, यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, आरबीसी टूट करके कचिए जैसा, हंसिए जैसा आकार बना लेता है। उसी डिजीज को हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग का एक और डिजीज पढ़ लेते हैं। हम लोग का जो डिजीज है क्या है, फिनाइल केटेनोनिया। क्या हम लोग का में, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखिए ये फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी क्या है, ये बीमारी एक एमिनो अम्ल से संबंधित है। ये बीमारी क्या है, एक एमिनो अम्ल से संबंधित है। कौन सा एमिनो अम्ल, तो फिनाइल, नहीं, कौन सा एमिनो अम्ल, तो फिनाइल एलीन, फिनाइल एलीन, फिनाइल एलीन नामक इम्यूनो अम्ल से संबंधित है। यानी ये अम्ल क्या होता है, उसके किडनी में जाके जमा हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है, और क्या होता है, उसके यूरिन के साथ, उसके मूत्र के साथ वो बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण शरीर को क्या होती है, दुर्बलता आ जाती है, शरीर में दुर्बलता महसूस होने लगता है, वीकनेस महसूस होने लगता है, और क्या होता है, उस आदमी की मृत्यु हो सकती है। किसके कारण, तो फिनाइल एलीन एमिनो अम्ल, फिनाइल एलीन एमिनो अम्ल, अमीनो अम्ल, ये क्या होता है, फिनाइल अमीनो अम्ल जब शरीर में एक्स्ट्रा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो क्या होता है, उसका किडनी एब्जॉर्ब करके जमा रखता है, वो सही ढंग से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है, फिल्टर नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये यूरिन के रास्ते, मूत्र के रास्ते बाहर निकलने लगते हैं, जिससे शरीर में क्या आती है, दुर्बलता आ जाती है, और शरीर, उस मनुष्य की क्या सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। अब आता है कि एमिनो अम्ल क्यों जमा हो जाता है, तो याद रखिएगा, टायरोसिन, फिनाइल एलीन एमिनो अम्ल क्यों जमा होता है, तो क्या याद रखिएगा, टायरोसिन, क्या याद रखिएगा, टायरोसिन, टायरोसिन नामक एंजाइम के कारण, यानी टायरोसिन नामक एंजाइम क्या होता है, वो कमी हो जाती है, जो फिनाइल एलीन एमिनो अम्ल को नहीं तोड़ पाता है। किसके कमी के कारण, टायरोसिन एंजाइम के कारण। क्लियर। ये एंजाइम कम हो जाता है, जिसके कारण फिनाइल एलीन एमिनो अम्ल क्या होती है, जम जाती है, और उसका किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है, और यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लगता है, और उसके शरीर में क्या होती है, दुर्बलता आ जाती है, और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो हम लोगों ने ये बीमारी का, किसका, सेक्स लिंक्ड डिजीज बीमारी के बारे में हम लोगों ने आज क्या किए, अध्ययन किए। नहीं, तो आप लोगों को मैंने इस बीमारी के अंतर्गत 5 बीमारी पढ़ाया। इस बीमारी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को 5 बीमारी का अध्ययन करवाया। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, रंजकहीनता, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल केटोरिया। नहीं, ये 5 बीमारी का अध्ययन किया।
तो आप लोगों ने इसमें से सबको आपको छोटा छोटा पॉइंट याद करके रखिएगा। जैसे क्या बाल सफेद होने का कारण किस रंजक को जाता है, तो क्या बताए थे, मेलेनिन। नोट कर लीजिएगा, बाल सफेद या पुतली का रंग लाल, आंख के मनुष्य के आंख का पुतली का रंग लाल या बाल सफेद का कारण क्या है, तो मेलेनिन नामक रंजक या वर्णक के कारण, कमी के कारण। इसमें किसमें, रंजकहीनता वाले में नहीं। सिकल सेल एनीमिया में आपको क्या याद रखना है, तो उसमें क्या होता है, आरबीसी टूटकर क्या होता है, कचिया आकार, यानी सिकल जैसा आकार बना लेता है। नहीं, सिकल का हिंदी होता है हंसिया या कचिया, सिकल जैसा आकार बना लेता है। क्लियर। फिनाइल कीटोरिया में आपको क्या याद रखना है, तो फिनाइल एलिल एमिनो अम्ल, फिनाइल एलिल एमिनो अम्ल जम जाता है और वो यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लगता है, जिससे शरीर में क्या होती है, दुर्बलता जाती है। अब वो एमिनो अम्ल जमता क्यों है, क्योंकि उसमें टायरोसिन एंजाइम की कमी हो जाती है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। और उसमें आपको हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में वो जो आप लोग को वंशागति हम लोगों ने बताया, उसको ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने हीमोफीलिया में क्या बताया था, ये क्या है, एक लिंग सहलग्न और प्रभावी लक्षण है हीमोफीलिया में। और कलर ब्लाइंडनेस में हम लोग सेम बात किए थे नहीं। तो ये बीमारी बताए थे, ये बीमारी से हीमोफीलिया हो तो क्या बताए थे उसमें, ये रेयर केस में फीमेल में होती है नहीं, यानी अधिकतर किसमें होती है, मेल में होती है। तो आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा और आपको बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, किस स्थिति में, क्वेश्चन लिख लीजिए, किस स्थिति में हीमोफीलिया रोग से ग्रसित स्त्री होगी या जन्म लेगी, नहीं, किस स्थिति में हीमोफीलिया रोग से ग्रसित स्त्री होगी, यानी फीमेल होगी। किस स्थिति में हीमोफीलिया, यानी रियर केस हम लोगों ने बात कर चुका था कि अधिकतर किसमें होता है, मेल में होता है। क्वेश्चन आपका क्या है, किस स्थिति में हीमोफीलिया रोग से ग्रसित स्त्री होगी, किस स्थिति में। आपको इजी हो जाए इसलिए आपको हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए है जब सामान्य पुरुष का शादी किससे हो, वाहक स्त्री से। जब सामान्य पुरुष की शादी वाहक स्त्री से हो, वाहक कहने का मतलब हीमोफीलिया का वाहक स्त्री से हो, ये पहला स्थिति हो गया। दूसरा, जब वाहक स्त्री का शादी हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष से हो। तीसरा, जब हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष का शादी सामान्य स्त्री से हो। चौथा, नन ऑफ दिस। क्या बताएं, आपका क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या जवाब देना है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। नहीं, कमेंट में जवाब जरूर देना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, किस स्थिति में हीमोफीलिया रोग से ग्रसित स्त्री होगी। हम लोगों ने बात किया था कि अधिकतर मेल में होता है, रेयर केस फीमेल में होता है। तो वही केस आपको बताना है किस स्थिति में, तो आपको इजी हो जाए इसलिए आपको मैंने ऑप्शन भी दे रखा है। पहला ऑप्शन हमने क्या दिया कि जब सामान्य पुरुष की शादी, सामान्य पुरुष मतलब उसमें हीमोफीलिया
नहीं है, वाहक स्त्री से हो, यानी हीमोफीलिया वाहक स्त्री से हो, पहला केस था। दूसरा केस क्या है, जब वाहक स्त्री का शादी हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष से हो। और तीसरा था क्या, जब हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष का शादी समान स्त्री से हो। और चौथा था नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको अटक्कर पचे नहीं, आपको क्रॉस करवा के देखना है, क्रॉस करवा के देखना है। क्लियर? और जवाब कमेंट में जरूर देना है। चलिए, हम लोगों ने यहां तक हम लोगों ने सेक्स लिंकेड डिजीज तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों ने अगला पॉइंट जो हम लोग का आता है वो आता है लिंकेज। लिंकेज इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सहलग्नता। सहलग्नता, लिंकेज। अब हम लोग का बात आता है सेक्स लिंकेज डिजीज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं लिंकेज, नहीं सहलग्नता क्या होता है। तो देखिए सहलग्नता क्या है, तो आप लोगों ने मेंडल का जो 3 नियम था, वंशागत नियम, वो तीसरा नियम क्या था आप लोगों क्लास में, हम लोगों पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताए थे। यदि आप लोगों ने मेरा शुरू से क्लास नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर के प्लेलिस्ट खोलिए और प्लेलिस्ट में 12th बायोलॉजी में जाइए और उसमें सारा अध्याय 5वीं का भाग 1, 2, 3 सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं लिंकेज की, सहलग्नता की। तो मेंडल का जो तीसरा नियम था स्वतंत्र अपविहुवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी उस नियम का जो पालन नहीं करता है। और वो नियम क्या था, तो चर्चा कर लेते उस नियम पे भी। वो नियम था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई गुण जाता है और सूत्री विभाजन से कोई गुण जाता है तो अलग अलग अपना प्रभाव, एक दूसरे पे प्रभाव नहीं दिखाता है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आता, यही था नियम। लेकिन यह सहलग्नता, लिंकेज क्या कहता है, सहलग्नता लिंकेज कहता है कि जब एक पीढ़ी से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाता है वो बिना पृथक हुए चला जाता है, बिना पृथक हुए चला जाता है। यानी एक पीढ़ी से जो दूसरे पीढ़ी में गुण जाता है वो अलग नहीं होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे पे प्रभाव दिखाता है। यानी ये तीसरा नियम का उल्लंघन करता है, तीसरा नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, यानी क्या लिंकेज सहलग्नता क्या बताए, जब कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी कहेंगे जब कोई भी लक्षण, फिर से बार परिभाषा टाइप में देख लीजिए, जब कोई भी लक्षण की वंशागति होती है, जब कोई भी लक्षण की वंशागति होती है वो बिना पृथक हुए अगले पीढ़ी में जाती है। पृथक मतलब बंटवारा, नहीं बिना अलग हुए क्या होती है, अगले पीढ़ी में चली जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। क्लियर? लिंकेज आप लोगों को मैंने क्या बताया लिंकेज के बारे में, यानी कि बिना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाएगा, नहीं एक पीढ़ी क्या बताया कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा। सहलग्नता क्या बताया, एक पीढ़ी से जो दूसरे पीढ़ी में जाएगा उसका गुण हो या लक्षण हो पृथक नहीं होगा, यानी एक दूसरे से चिपक करके ही जाएगा। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज। नहीं या तो जान ले कि लिंकेज के बारे में हम लोगों को मॉर्गन ने भी बताया था, नहीं मॉर्गन ने, और इसके लिंकेज के बारे में मकई में लिंकेज, सबसे पहले ड्रोसोफिला में लिंकेज को देखा गया था। ये याद रखिएगा, सबसे पहले लिंकेज दिखा गया था ड्रोसोफिला, एक फल मक्खी थे जिसे मॉर्गन ने देखे थे। क्लियर? मॉर्गन और उसके सहयोगी ने, किसमें, ड्रोसोफिला फल मक्खी में। सबसे पहले लिंकेज किसमें देखा गया, ड्रोसोफिला में। लिंकेज क्या बताए हम, यानी कोई भी लक्षण की यदि वंशागति होती है तो वो क्या होता है, बिना पृथक हुए, बिना अलग हुए वो अगली पीढ़ी में प्रवेश कर जाती है, यानी उस पर गुण का प्रभाव दोनों का दिखाता है।
क्लियर। और सबसे पहले जो लिंकेज देखा गया था किसमें देखा गया था, ड्रोसोफिला फल मक्खी में देखा गया था, और उसे देखे कौन थे, तो मॉर्गन साहब ने, टीएच मॉर्गन साहब ने। क्लियर। तो हम लोग अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज, इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज, यानी सहलग्नता की महत्व क्या है, सहलग्नता की महत्व क्या है। तो सबसे पहले सहलग्नता के इससे क्या होता है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे सहलग्नता के महत्व में कि क्या होती है, जीन की अध्ययन में, क्या होती है, जीन की अध्ययन में सहायता होती है। क्या होती है, सहायता होती है जीन के अध्ययन में। जीन मतलब क्या, डीएनए की क्रियात्मक खंड, उसकी अध्ययन में भी ये क्या होती है, सहायक दिलाती है। दूसरी बात क्या कहेंगे, पिता का गुण बरकरार रहता है, यानी जनक का गुण, यानी मान लीजिए तो बताए थे बिना पृथक हुए, पृथक तो होता नहीं है, यानी इस सहलग्नता का दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हो गया, उसका जो जनक है उसका जो गुण है वो बरकरार रहेगा, वो गुण हटेगा नहीं। इस पीढ़ी में ये गुण है तो अगले पीढ़ी में भी वह गुण जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या है, ये एक दूसरे जीवों में क्या करेगी, एक दूसरे जीवों में, ये एक दूसरे जीवों में दूरी बनाने में काम नहीं करेगी, यानी दूरी बनाएगी, दूरी बनाएगी। क्या कहे, लिंकेज, सहलग्नता नहीं, उसका इंपॉर्टेंस देखे थे। पहला क्या था, जीन के अध्ययन में, पहला क्या बताए, जीन के अध्ययन में। दूसरा क्या बताए, जनक के गुण क्या होते हैं, उनके मतलब बरकरार रहते हैं, उनके अगले वंश पीढ़ी में भी, उनके अगले पीढ़ी में भी, और ये एक दूसरे समुदाय के जीवों से अलग रहते हैं। अब गुण चेंज नहीं होगा, गुण चेंज नहीं होगा तो समुदाय भी चेंज नहीं होगा, जो जिस समुदाय से है उसी समुदाय में रहेगा। क्लियर। ये था हम लोग का लिंकेज, इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज। क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज। क्लियर। अब हम लोग का नया टॉपिक, हम लोग एक नया पॉइंट पढ़ते हैं, वो है जीन विनिमय। वो क्या है, जीन विनिमय या विनिमय। आगे का जो हम लोग का पॉइंट है वो है जीन विनिमय, जीन विनिमय, जीन विनिमय या विनिमय भी इसको कह सकते हैं, विनिमय। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, नहीं, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, याद रखिएगा, ये आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो सबसे पहली बात आता है कि जीन विनिमय है क्या, नहीं, जीन विनिमय, देखिए विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, नहीं, जीन तो समझ रहे हैं हम लोग, गुण की बात कर रहे हैं, लक्षण की बात कर रहे हैं। अब विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान, एक नहीं होता, विनिमय मतलब एक पीढ़ी, मतलब सॉरी पीढ़ी नहीं कह सकते, आदान प्रदान मतलब अपना सामान उसको दिए और वो अपना सामान हमको दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन विनिमय। लेकिन इसका डिफिनीशन बनाना हो, परिभाषा बनाना हो तो क्या कहेंगे, मतलब दो भिन्न गुण सूत्रों के बीच, दो भिन्न गुण सूत्रों के बीच गुणों का आदान प्रदान जो होता है, दो भिन्न गुण सूत्रों के बीच जो गुणों का आदान प्रदान होता है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। क्लियर। दो भिन्न गुण सूत्रों के बीच जो गुणों का आदान प्रदान होता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। बात आता है क्रॉसिंग ओवर की, तो सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में दो वैज्ञानिक टीएच मॉर्गन और कैसल, टीएच मॉर्गन और कैसल, दो वैज्ञानिक ने
इसके बारे में बताया था। कब देखे क्रॉसिंग ओवर को कब दिखा गया था? कब? 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में। किस वैज्ञानिक ने? तो दो वैज्ञानिक, पहला टी.एच. मॉर्गन यानी मॉर्गन और कैसल, दो वैज्ञानिक थे। मॉर्गन और कैसल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन विनिमय के बारे में बताया। नहीं, अब हम लोग पढ़ते हैं, समझ में आया जीन विनिमय क्या होता है? जीन विनिमय क्या होता है? जीन का विनिमय मतलब जीनों का आदान प्रदान कब होगा? तो दो भिन्न गुणसूत्र, जीन कहाँ होती है? गुणसूत्र पे स्थित होती है। याद रखिएगा, जीन गुणसूत्र पे रेखीय क्रम में स्थित होती है। गुणसूत्र किस क्रम में? रेखीय क्रम में, रेखीय क्रम में उपस्थित होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो जीन विनिमय हम लोगों ने क्या बताया? दो भिन्न गुणसूत्रों, दो भिन्न गुणसूत्रों के बीच गुणों के आदान प्रदान को, गुणों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? जीन विनिमय कहते हैं। क्लियर? जीन विनिमय का खोज करिए सर्वप्रथम क्या था? 1912 ईस्वी में। कब? तो 1912 ईस्वी में दो वैज्ञानिक टी.एच. मॉर्गन और कैसल, नहीं, टी.एच. मॉर्गन और कैसल ने इसे बताया। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विधि किसकी? क्रॉसिंग ओवर की। है? कैसे क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया विधि हम लोग जानेंगे अब। यानी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ, नहीं, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया विधि। क्रॉसिंग ओवर समझ में आ गया। अब क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है वो समझना है। तो सबसे ये समझिए कि क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया होती है वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, यानी म्यूसिस, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अब ये फर्स्ट सेकेंड आप लोग क्लास 11th में कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में अध्ययन किया होगा, नहीं? तो ये क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट के, ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना है, समझ लीजिए। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटीन उप अवस्था में, किस अवस्था में? पैकेटीन, ये याद रखना है आपको, पैकेटीन, पैकेटीन उप अवस्था में होती है, उप अवस्था, उप अवस्था में होती है। याद रखने वाली बात है, क्या बताए? क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटीन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या? पैकेटीन उप अवस्था में संपन्न होती है। अब ये म्यूसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री फर्स्ट, प्रोफेज, पैकेटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन क्या है आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे, नहीं? तो ये याद रखने वाली बात है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहाँ होती है, चाहे कहाँ होती है? तो पैकेटीन उप अवस्था में होती है। कहाँ होती है? पैकेटीन उप अवस्था में। अब इस अवस्था में क्या होती है कि गुणसूत्र जो होते हैं, नहीं, वो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। पहले तो क्या लिखना है हमको? लिखना है कि क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट के पैक्टीन उप अवस्था में, पैकेटीन उप अवस्था में संपन्न होती है। इस अवस्था में जोड़े में जो गुणसूत्र होते हैं, जोड़े के जो गुणसूत्र, जोड़े के जो गुणसूत्र होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, नहीं? और जिसे हम लोग वाइब्रेंट कहते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ये विभाजित होकर के टेट्रावायलेंट, यानी गुणसूत्र क्या होता है? सेंट्रोमियर, ये बीच वाला जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। क्लियर? ये क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है। यानी क्या होता है? गुणसूत्र जो जोड़े के होते हैं किस में होते हैं? सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। और इस दोनों को क्या कहते हैं? वाइब्रेंट कहते हैं, वाइब्रेंट कहते हैं। क्लियर? ये विभाजित होकर के 4 वाइब्रेंट का निर्माण, टेट्रावायलेंट कहते हैं। यानी ये इससे
ये वाला नहीं, विभाजित होकर क्या करते हैं, चार क्या करते हैं, चार वाइवेंट का निर्माण करते हैं। इसे हम लोग टेट्रा वैलेंट भी कहते हैं। चार जब ये बढ़ जाते हैं चार के, उसे टेट्रा वैलेंट भी कहते हैं। क्लियर? यानी क्या बताएं, फिर से एक बार देख लीजिए। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन उप अवस्था में संपन्न होती है। इस अवस्था में जोड़े के जो गुणसूत्र होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, जो विभाजित कर टेट्रावैलेंट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, टेट्रावैलेंट के निर्माण करते हैं। क्लियर? इसके अंदर के जो गुणसूत्र होते हैं, इसके अंदर के जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, असमजात होते हैं। इसके अंदर के जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, असमजात होते हैं। अंदर का गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है, असमजात होता है। लेकिन बाहर का जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, समजात होता है। ध्यान से देखना है, बाहर का जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, समजात होता है। अब वो असमजात और समजात क्या होता है, आपस में कई जगह पे कट जाते हैं। क्या होते हैं, कई जगह पे कट जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्याज़माटा कहते हैं। यानी ये यहां पे और ये यहां पे। क्लियर? एक और बना लेते हैं ऐसा वाला। क्या बताए, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, रटने की आवश्यकता ना पड़े और लिख सके, नोट कर सके। नहीं तो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया म्यूसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, ये पैकिटीन उप अवस्था में संपन्न होती है। उसके क्या होते हैं, जोड़े के गुणसूत्र सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, जो विभाजित होकर के टेट्रावैलेंट का निर्माण करते हैं। नहीं, इसके अंदर के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, असमजात होते हैं, और बाहर के क्या होते हैं, समजात होते हैं। तो क्या होते हैं, ये असमजात और दो भिन्न गुणसूत्र आपस में क्या करते हैं, कई जगह पे कट जाते हैं, कई जगह पे मिलते हैं, कई जगह पे मिलते हैं। और इसी मिलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्याज़माटा कहते हैं। क्याज़माटा कहते हैं, क्या रखिएगा, क्याज़माटा कहते हैं। और यही तो हुआ क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया। नहीं, क्याज़माटा कहते हैं जो टूट करके कई प्रकार के, नहीं जो टूट करके क्या करते हैं, अनेक प्रकार के गुणों का निर्माण करते हैं। यही है आपका क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया। तो आपको पूछा जाएगा क्याज़माटा क्या होती है, क्याज़माटा क्या होती है। क्रॉसिंग ओवर समझ में आया? अब पूछेगा क्याज़माटा क्या होता है, तो क्याज़माटा क्या कहेंगे, जहां पे वह स्थान जहां पे दो गुणों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। दो गुणसूत्र क्या करते हैं, गुणों का आदान प्रदान करते हैं, उसी मतलब उसके जगह को, उसके स्थान को क्या कहते हैं, क्याज़माटा कहते हैं। यही है आपकी क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया। तो सबसे पहले इसमें याद रखने वाली बात क्या रह गई कि क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, तो आपको पैकिटीन बोलना है। किसका पैकिटीन, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन उप अवस्था में संपन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस वैज्ञानिक ने बताया, तो मॉर्गन और कैसल नामक वैज्ञानिक ने बताया। कब बताया, तो 1912 ईस्वी में बताया। क्लियर? क्याज़माटा क्या होता है, तो जब दो गुणसूत्र गुणों का आदान प्रदान जिस स्थान पे करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, क्याज़माटा कहते हैं। या तो कहेंगे जहां पे दो गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, दो भिन्न गुणसूत्र, नहीं दो भिन्न गुणसूत्र जहां पे आपस में मिलते हैं उसी स्थान को क्या कहते हैं, क्याज़माटा कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको यह क्लास समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखिए वीडियो को, नहीं और फिर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।